लास्ट क्लास में मैंने राशियों के करैक्टरिस्टिक और तत्व बताए थे और इंडिविजुअल राशियों का मैं अभी क्लास में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। इसके मैं वीडियोस डालूंगा ग्रुप के ऊपर, सभी 12 राशियों के इंडिविजुअल करैक्टरिस्टिक। तो उसमें बहुत साउंड लो आ रही है। श्योर बराबर सर। ओके ओके। ठीक है जी। हाँ, तो एक्चुअली लास्ट क्लास में राशियों के करैक्टरिस्टिक जैसा हमने डिस्कस किए थे, तो इंडिविजुअल राशियों के लिए मैं वीडियोस डालूंगा ग्रुप के ऊपर, तो वो आप लोग देख सकते हैं। आपको ज्यादातर लोगों को उनके बारे में नॉलेज है ऑलरेडी, फिर भी जो मैं डालूंगा उन्हें आप देख लेना, तो आपको उसमें हो सकता है कोई नई चीज मिल जाए। अभी इनिशियली मैं ब्रीफली सभी 12 हाउसेस के बारे में बात करूंगा। ब्रीफली, आपको सबको पता है, पर मैं फिर भी थोड़ा बहुत बात करूंगा ऑल 12 हाउसेस के बारे में। एंड देन हम इसमें ट्रांजिट की बात करेंगे और फिर हम वन बाई वन सभी 12 हाउसेस से हम किससे क्या चीज देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, उस पर हम आ जाएंगे। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं और सबसे पहले मैं सभी 12 हाउसेस से रिलेटेड अभी यहां पर बात करूंगा। अब एक ही हाउस के एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेशंस होते हैं, तो वो सभी सिग्निफिकेशंस लर्न करने की हमें जरूरत नहीं होती, पर हमें मेन सिग्निफिकेशन सभी हाउसेस के मालूम होने चाहिए। और कौन से सिग्निफिकेशन मालूम होने चाहिए, इसका मतलब क्या है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनके भी काम का है और ये केपी एस्ट्रोलॉजी वालों के भी काम का है। वैदिक वालों के रिलेटिवली ज्यादा काम का है, क्योंकि केपी में थोड़े बहुत हाउसेस बदल जाते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट हाउस है उसके यदि मैं सिग्निफिकेशन की बात करूं, तो इसको हम बोलते हैं तन भाव, तनु भाव या तन भाव बोलते हैं। और सर एक मिनट, आपको प्रेजेंट करेंगे? आपको दिखाई, सॉरी एक मिनट मैं ऑलवेज भूल जाता हूं इसको शेयर करना। जस्ट ए मिनट। अब अपियर हो रहा होगा? हाँ जी, हो रहा है। यस सर। जी एक मिनट। तो 12 हाउसेस का जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशन मैंने यहां पे एडिंग दिया है, और इस प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशन को आपने सभी भावों के क्या नेम है उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट भाव होता है उसका नाम है तनु भाव। अब तनु मीन्स होती है बॉडी, शरीर। तो इसमें फर्स्ट भाव के जितने भी सिग्निफिकेशन है आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है। आप ये मान के चलिए वो आपके बॉडी से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस होंगे। इट इज अबाउट योर बॉडी। आपकी हेल्थ कैसी है तो वो भी बॉडी से रिलेटेड सिग्निफिकेशन है। पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, वो भी बॉडी से रिलेटेड सिग्निफिकेशन है। आपका लुक कैसा होगा वो भी बॉडी से रिलेटेड सिग्निफिकेशन है। और फर्स्ट भाव का जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेशन है, योर फर्स्ट इंप्रेशन। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी सोसाइटी में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो आपका जो पहला इंप्रेशन सब लोगों के ऊपर पड़ेगा, वो आपका फर्स्ट भाव डिसाइड करता है। आपको लोग वन लुक में लाइक कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, आप उसे देखते ही आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अच्छा सा लगता है, चाहे आप उसे जानते भी नहीं हो। कई लोगों के चेहरे पे इस तरीके का वो होता है ऑरा उनका, कि हमें देखकर ही वो पर्सन बहुत नाइस लगता है, कूल लगता है। तो वो आपका फर्स्ट भाव है। तो फर्स्ट भाव को हम कितने भी तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर मैं उसे मानता हूं कि आपको लोग किस तरीके से देखते हैं वो आपका फर्स्ट भाव डिसाइड करेगा। आपके फर्स्ट भाव पर यदि एफ्लिक्शन है, नेगेटिव प्लैनेट्स का बहुत इंफ्लुएंस है, तो आपको लोग देखकर आपसे इंप्रेस नहीं होंगे, चिढ़ सा जाएंगे, या आप देखने में कोई पॉजिटिव वाइब क्रिएट नहीं कर पाओगे। मगर आपकी लग्न या फर्स्ट भाव के ऊपर पॉजिटिव या बेनिफिक ग्रहों का असर है, तो आपका एक ऐसा इंप्रेशन होगा। जैसे बहुत लोग होते हैं डार्लिंग ऑफ एनीबॉडी,
तो वो सब लोग उन्हें पसंद करते हैं। वो पहला भाव डिसाइड करता है कि आपको सोसाइटी के अंदर कहीं भी आप नई जगह पर भी जाएंगे तो आप जैसे ही एंटर होंगे लोगों की नजर आपके ऊपर पड़ेगी, लोग आपसे इंप्रेस होंगे। इट विल बी डिसाइडेड बाय फर्स्ट हाउस। तो बेसिकली फर्स्ट हाउस तनु भाव है। पहला इंप्रेशन किसी भी इंसान का उसकी बॉडी होती है, शरीर होता है या उसके लुक्स होते हैं। तो वो पहला भाव आपको आपके लुक्स के बारे में बताएगा। बाकी बड़े बड़े सिग्निफिकेशंस आप माइंड में जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। बाकी मैंने फर्स्ट भाव को इसके बियॉन्ड में उसको कंसीडर नहीं करता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी दो चीजें मैं मान के चलता हूं कि, और आप प्रैक्टिकली लगाओगे तो इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। एक आपकी बॉडी हो गई, तो बॉडी से रिलेटेड हेल्थ हो जाएगा, और एक आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर क्या फर्स्ट इंप्रेशन पड़ने वाला है वो आपका फर्स्ट भाव डिसाइड करेगा। इसके बाद आता है सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस के आपको कितने ही सिग्निफिकेशंस पता होंगे। वेल्थ हम बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं, फूड बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, कुटुंब बोलते हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। मगर सेकंड भाव का मैं जो सिग्निफिकेशन मानता हूं, क्योंकि मैंने इसको हेडिंग दिया है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशन ऑफ 12 हाउसेस, और मैं इसके बियॉन्ड इसको कंसीडर नहीं करता। ये आपकी सस्टेनेंस का हाउस है। सस्टेनेंस का मतलब आपके डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आपकी जरूरतों को कौन पूरा करेगा। सेकंड हाउस आपकी जरूरतों को पूरा करता है या आपकी लिक्विड मनी को बताता है। जरूरत आपकी वेल्थ उससे पूरी नहीं होती। आपके पास कितनी जमीन है, कितनी फ्लैट्स हैं, कितनी कुछ भी चीज है, और आपके पास कितना है, मगर वो उनमें से कोई भी चीज आपकी सस्टेनेंस को फुलफिल नहीं करती। सस्टेनेंस को फुलफिल करती है आपकी लिक्विड मनी। तो जो सेकंड हाउस बताएगा आपकी सस्टेनेंस, रोज डे टू डे जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कहां से पूरे होंगे। हालांकि इसको धन भाव कहा जाता है, मगर इसको इतना ही धन समझें, ये आपका लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस। आपकी बैंक के अंदर जो एफडी है उसको रिप्रेजेंट करेगा सेकंड हाउस। आपका प्रॉपर्टी को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वो भी वेल्थ है अपना में। योर लिक्विड मनी इज रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड हाउस, या आप उसको फूड, फैमिली एंड स्पीच से भी लिंक कर सकते हो। और सेकंड भाव को जो फैमिली जो रिप्रेजेंट करती है वो आपकी न्यूक्लियस फैमिली नहीं होती, आपका पूरा कुटुंब। सेकंड भाव को देखना है तो आपकी मैरिज में, जब आपके घर में कोई मैरिज है, इंडियन कल्चर के हिसाब से आपके जो भी रिश्तेदार उस मैरिज में आते हैं या जिन रिश्तेदारों की मैरिज में आप जाते हो वो सभी सेकंड भाव से रिप्रेजेंट होंगे। मींस इट इज योर कुटुंब, नॉट फैमिली। परिवार नहीं है, ये आपका पूरा कुटुंब है। कुटुंब में आपके नाना, मामा, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, एवरीबॉडी जो भी हो सकता है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जिसको आप अपनी मैरिज के अंदर जिन रिलेटिव्स को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सब सेकंड हाउस के अंदर रहेंगे। तो सेकंड हाउस का जो बड़े बड़े सिग्निफिकेशन आपको पता होंगे, मैं जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशन बता रहा हूं उसे आप ध्यान रखें। इट इज ओनली हाउस ऑफ सस्टेनेंस। बाकी सब चीजों को यहां से एक्सक्लूड कर दें तो आपको प्रेडिक्शन देने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब सस्टेनेंस में ही सारी चीज आती है, आपकी फैमिली भी सस्टेनेंस में आती है, लिक्विड मनी भी सस्टेनेंस में आती है, फूड भी सस्टेनेंस में आता है, और स्पीच भी सस्टेनेंस में आती है। इनके बगैर आप सस्टेन नहीं कर सकते सोसाइटी के अंदर। फिर आता है, और दूसरे भाव को धन भाव भी बोलते हैं। यहां पे धन का मतलब आपकी वेल्थ नहीं है, धन का मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो लिक्विड मनी होगी उसको सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करेगा। नाउ कम टू द थर्ड हाउस, तीसरा भाव। तो इसको हम एक्चुअली सहज भाव भी बोलते हैं। सहज भाव मींस इट इज हाउस ऑफ एफर्ट। आप कितना एफर्ट करते हैं, इसको यंगर सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर का भाव भी बोलते हैं। और मॉडर्न टाइम में थर्ड हाउस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउस ऑफ एफर्ट तो है ही, आपका कहां पर एफर्ट होगा, आप में कितना एफर्ट करने की कैपेबिलिटी है। हम क्या देखते हैं, आपने जनरली देखा होगा बहुत सारे लोग अनलिमिटेड एफर्ट करते हैं। किसी चीज के पीछे पड़ गए, उनका एफर्ट कंटिन्यू रहता है, चाहे उनको सक्सेस मिलने की 0% कैपेबिलिटी हो या होप हो, मगर वो कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं। और बहुत सारे लोग एफर्ट किए बगैर ही छोड़ देते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि इसमें तो एफर्ट करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो गिव अप कर देते हैं। वो सारा थर्ड हाउस डिसाइड करता है। क्योंकि आज के टाइम पर स्टार्टअप का नाम सबने सुना होगा, स्टार्टअप्स।
स्टार्टअप क्या है एक्चुअली? वो एक एफर्ट है, आप बिल्कुल अननोन जोन के अंदर जाकर काम कर रहे हैं। थर्ड हाउस स्टार्टअप को रिप्रेजेंट करता है। इट शोज योर एफर्ट। मार्केटिंग, जो भी मॉडर्न जितना भी ट्रेड है वो सब इसी से रिप्रेजेंट होगा। मार्केटिंग के बगैर आज की डेट में कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता। टूर एंड ट्रेवल एजेंसी, फ्रेंचाइजी, किसी भी चीज की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, इवन आप LIC एजेंसी ले रहे हो, LIC एजेंट बन रहे हैं या इसी तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, इससे रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये आज के टाइम में मोर अल्टरनेट हाउस ऑफ प्रोफेशन है। इसको कोई भी हाउस ऑफ प्रोफेशन नहीं बताएगा, अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि इट इज अल्टरनेट हाउस ऑफ प्रोफेशन। आज के टाइम के जितने भी प्रोफेशन है उसमें थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। बगैर थर्ड हाउस के इन्वॉल्वमेंट के आज के टाइम के मॉडर्न प्रोफेशन कोई भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन को भी ये रिप्रेजेंट करता है, टूर एंड ट्रेवल को भी रिप्रेजेंट करता है। आप जो भी बिजनेस करते हो उसमें ऑनलाइन भी आज इन्वॉल्व है, टूर एंड ट्रेवल भी इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन भी इन्वॉल्व है, मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है। अगर उसके कोई बिजनेस नहीं हुआ तो ये 10th हाउस से मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा रिलेटेड है एंड एफर्ट के बगैर कोई काम नहीं होगा। पहले की तरह नहीं, पुराने टाइम में जॉब लग गया बस चले गए, अपने कोई एफर्ट नहीं करना। आपने एक शॉप खोल ली, एक आपने ग्रोसरी शॉप खोली हुई है, अपना आप ग्राहक आ जाएगा और आपका सामान बिक जाएगा। पर आज यदि आपको प्रोग्रेस करनी है टुडेज टाइम, तो यू हैव टू डू एफर्ट। नई नई टेक्निक लगानी पड़ेगी, नई नई सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो थर्ड हाउस को आप मानोगे मॉडर्न टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। मॉडर्न जो भी बिजनेस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑनलाइन एक वर्ड यदि इसके लिए मैं कहूं एफर्ट से भी ज्यादा, तो उसे आप ध्यान रखें। तो फर्स्ट भाव मैंने बताया आपको, दूसरे लोग किस तरीके से देखते हैं, परसीव करते हैं, आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, आपकी क्या इमेज अपीयर होती है, वो फर्स्ट हाउस है। सेकंड हाउस, आप किस तरीके से अपने घर का डे टू डे मीट को, एक्सपेंसेस को मीट करते हैं। और थर्ड हाउस, आप ऑनलाइन किस तरीके से किसी भी काम को करते हैं और आप उसमें किस तरीके के आपके एफर्ट देते हैं। हालांकि थर्ड हाउस सभी तरीके के एफर्ट को बताता है। अब आता है फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस के बारे में भी हम बहुत सारी बातें करते हैं। तो नॉर्मली मैंने यहां पे लिखा है वेयर यू स्टे, योर हैप्पीनेस, सुख भाव भी बोलते हैं। फोर्थ हाउस को हम बोलते हैं सुख भाव, डोमेस्टिक पीस, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, प्रॉपर्टी, मदर, व्हीकल और केपी एस्ट्रोलॉजी में एजुकेशन का मेन हाउस फोर्थ हाउस है, ध्यान रखना। ये डिफरेंस है फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक में फोर्थ हाउस को हम केवल सेकेंडरी एजुकेशन तक देखते हैं, मगर केपी एस्ट्रोलॉजी का ये मेन हाउस है फोर्थ हाउस। अब इसमें क्या खास बात है देखिए, जो मैं यहां पर बता रहा हूं कि मैंने प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशन क्यों कहा। अब फोर्थ हाउस को हटा दीजिए बिल्कुल, इसके अंदर एक सुख वर्ड आप ध्यान रख लीजिए, आपकी बाकी सारी चीजें अपने आप आपके माइंड के अंदर आ जाएंगी। आप सुखी किस चीज से होते हो? दो तरीके के सुख होते हैं, एक आपका मेंटल पीस होता है, एक बॉडीली पीस होती है। इनके अलावा कोई सुख होता नहीं है। अब मेंटल पीस के लिए भी फोर्थ हाउस की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज के टाइम पर आप सुखी कैसे रहते हो, हम किस चीज को सुख मानते हैं? हम सुख मानते हैं कि हमारा एक अच्छा घर होना चाहिए, उस घर के अंदर सभी तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए और हमारे पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, खेत होने चाहिए, खलिहान होने चाहिए, जिसे आज के टाइम पर मॉडर्न टाइम में फार्म हाउस वर्ड बोल देते हैं। वो एक्चुअली खेत ही है। तो खेत होना चाहिए और आपके पास व्हीकल होने चाहिए। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि बहुत सारा रथ होने चाहिए, इस तरीके की चीज होनी चाहिए। तो आपको सुख होने के लिए जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, आप अपने माइंड में फोर्थ हाउस को बुला दीजिए और माइंड में सोचिए कि आप क्या डिजायर करते हैं। तो आपके अंदर चौथे भाव के बियॉन्ड कुछ जाएगा ही नहीं। आपकी डिजायर्स आपसे पूछ ली जाए, किसी से भी पूछ ली जाए, तो वो कहेगा कि भाई मेरा एक, आज के टाइम पर मैं, जो लोग बहुत ही मैच्योर हो चुके हैं या जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो प्रैक्टिकल सांसारिक जो लोग होते हैं, उनके सुख का मतलब है एक बड़ा सा बंगला हो, बड़ी सी गाड़ी हो और घर के अंदर आपके नौकर चाकर हो, या बहुत ऐसी चीजें आप इमेजिन करोगे जहां मर्जी जाए वहां टू ट्रेवल कर सके, पैसे की कोई कमी ना हो, घर के अंदर पीस हो। तो ये सारी चीजें फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ हाउस को मैं जो बताता हूं वो ये बताता हूं, मैं फोर्थ हाउस जब भी सोचूंगा, मैं इसके जो भी सिग्निफिकेशंस उनमें लिखे हुए हैं, BHPS, ब्रैड पारासर, होरास आर्स में, मैं उनको किसी को भी नहीं देखूंगा।
मैं केवल माइंड में बिठा लूंगा कि मैं सुखी कैसे रह सकता हूं, क्योंकि ये सुख भाव है। और आज 21st सेंचुरी में सुखी रहने के क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी आपका चौथा भाव देगा। मैटेरियलिस्टिक चीजों की बात कर रहा हूं मैं, मैटेरियलिस्टिक, ये सब मैटेरियलिस्टिक भाव है, ध्यान रखना। पहले भाव के अलावा दूसरा भी मैटेरियलिस्टिक भाव है, तीसरा भी, चौथा भी। 1, 5, 9 जो होते हैं वो स्पिरिचुअल हाउसेज होते हैं, उसके अंदर आपको आत्मिक शांति मिलने वाली है। अब आ जाते हैं, हम बात करेंगे कि जो 4th हाउस को मैंने बताया सुख भाव, तो 4th हाउस को अब हम माइंड के अंदर बिठा लेंगे कि सुख हमें किससे मिलेगा। तो मैं 1 to 4 फिर जाता हूं। फर्स्ट हाउस बताएगा कि मुझे बाहर लोग कैसा सोचते हैं मेरे बारे में, मैं उन पर कैसा इंप्रेशन डालता हूं, ये मेरा पहला भाव है। दूसरा भाव यह है कि मेरे परिवार का सस्टेनेंस, उसकी डे टू डे मीट किस तरीके से पूरी होंगी। तीसरा भाव यह है कि मैं कैसे एफर्ट करूंगा और मैं ऑनलाइन कौन कौन से काम कर सकता हूं, वो मेरा तीसरा भाव है। चौथा भाव मुझे ये बताएगा कि सुखी रहने के लिए मुझे किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो सब चौथा भाव बताएगा। अब पांचवा भाव है, हालांकि 5th हाउस के भी बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं। ये आया योर लर्निंग हाउस है, इसका जो मेन है हम और बहुत तरीके से देखते हैं, बट बेसिकली 5th हाउस इज द लर्निंग हाउस। और 21st सेंचुरी के अंदर आप और मेरे में से सभी लोग इसमें ऐसे लर्निंग की एज के कोई भी लोग नहीं है, पुराने समय के हिसाब से देखा जाए तो। इस टाइम पर एज जो होती थी पहले 40 ईयर की एज में दादा दादी बन जाते थे, और इसके बाद वो अपने कुटिया लेके जो जॉब नहीं कर रहे होते तो वो रिटायर समझ लेते थे अपने आप को। आज के टाइम पर अभी भी हम लर्न कर रहे हैं, 21st सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। और आप देखिएगा टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी, कोई 80 ईयर का हो जाएगा वो भी लर्न करेगा, और 90 ईयर का हो जाएगा वो भी लर्न करेगा, और लगातार आपको लर्न करते रहना पड़ेगा सस्टेन करने के लिए आज के जमाने में। लर्निंग हाउस है, और ये रोमांस का हाउस भी है, स्पोर्ट्स का हाउस भी है, एजुकेशन का हाउस भी है, हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, फर्स्ट चाइल्ड को भी 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। रेमेडीज जितनी भी हम यूज करते हैं, क्योंकि 6th हाउस बीमारियों का हाउस होता है, तो 5th हाउस रेमेडीज का हाउस है। क्रिएटिविटी को भी यही बताता है, रिकवरी फ्रॉम डिजीज को भी यही बताता है। अब मैं इसको 2 पार्ट में केवल डिवाइड करूंगा यहां पर। जैसे मैंने पहले 4 हाउसेस को एक एक नाम दिया, तो 5th हाउस एक्चुअली वैसे पुत्र का हाउस होता है, संतान का हाउस होता है। पुराने जमाने में संतान को पुत्री बोला करते थे, बाकी वो पुत्र का मतलब पुत्र पुत्री सभी होते हैं। तो 5th हाउस को आप आज के टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लर्निंग हाउस है। एक्चुअली आपको हर चीज से लर्निंग मिलेगी, और रिकवरी फ्रॉम डिजीज हाउस है। इन 2 चीजों को आपके दिमाग के अंदर रखें। संतान हालांकि इससे प्राप्त होती है, वो भी एक है। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका सिग्निफिकेशन है वो है लर्निंग, क्योंकि टूडेज टाइम बाकी चीजों के बगैर काम चल सकता है, लर्निंग के बगैर काम नहीं चल सकता, रिकवरी और डिजीज के बगैर भी काम नहीं चल सकता। रीजन बिहाइंड दैट, अब एज जो हो गई है, एवरेज एज वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कितनी भी आपको कोई बड़ी से बड़ी डिजीज हो, उसकी भी हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और वो डॉक्टर्स दवा देके इंसान को चलाते रहते हैं। सभी लोगों को छोटी मोटी डिजीज होती है, पर वो आगे चलते रहते हैं। तो आपकी जो रिकवरी फ्रॉम डिजीज, या आपको कोई भी रेमेडीज काम करेंगी, एस्ट्रोलॉजिकल जितनी भी रेमेडीज, 5th हाउस के बगैर कोई भी रेमेडी काम कर ही नहीं सकती। 5th हाउस पे क्यों रेमेडीज काम करती हैं? देखिए, आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर आएगा, मेरे पास रोज आते हैं लोग, कहते हैं कि जी रेमेडीज बताओ। मैं जनरली बताता नहीं, मेरे को जब तक कोई फोर्स नहीं करता, मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बताता नहीं, और मेरा बिलीव भी बहुत कम है। रेमेडीज इसलिए 5th हाउस रेमेडीज का हाउस है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं यहाँ पे, ये पूर्व जन्म पुण्यों पर आधारित है, बेस्ड है 5th हाउस। हम तीन तरीके के काम करके आते हैं, तो उसमें केवल एक तरीके के काम का रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। तो 5th हाउस एक्चुअली इस तरीके से डिसाइड करेगा कि हम कोई भी रेमेडी करेंगे वो हमारे ऊपर लगेगी या नहीं लगेगी। वो इस बात पर डिपेंड करेगा हमें कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। बीमारी का मतलब हम अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं। तो 5वां भाव डिसाइड करेगा। 5वां भाव का मतलब पूर्व जन्म पुण्य, ये डिसाइड करेंगे कि आप जो रेमेडी कर रहे हैं वो आपके ऊपर इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। तो जब एस्ट्रोलॉजी की क्लास में बैठे हैं, तो मैं ऐसा मान के चलूंगा 5th हाउस इज द हाउस ऑफ रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज एंड रिकवरी फ्रॉम डिजीज, लर्निंग एंड चिल्ड्रन। तो फर्स्ट हाउस को मैंने बताया कि ये तन भाव है,
एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारी इमेज बताता है, सेकंड हाउस हमारी सस्टेनेंस बताता है, थर्ड हाउस एफर्ट और ऑनलाइन आज के टाइम पर इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीजें उन्हें बताता है, फोर्थ हाउस हमारी सुख जो मैटेरियलिस्टिक को बताता है, फिफ्थ हाउस हमें लर्निंग बताता है, और साथ साथ में ये आपके चिल्ड्रन भी बताता है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। और रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जब भी देखनी हो फिफ्थ हाउस, और रेमेडीज बताने के लिए फिफ्थ हाउस को ही हमें कंसीडर करना चाहिए, कुंडली के और किसी भाव को नहीं कंसीडर करना चाहिए। रिकवरी फ्रॉम डिजीज इसको भी रिप्रेजेंट करता है। अब आता है सिक्स्थ हाउस। अब सिक्स्थ हाउस के बारे में जितनी भी चीजें सुनेंगे वो नेगेटिव ही सुनेंगे। ये लॉर्ड 6-8 बारे में चला गया। आप रिसर्च करना थोड़ा सा, क्योंकि मैं ज्यादातर चीजों में मेरी व्यूज थोड़ा डिफरेंट होते हैं। आज के मॉडर्न टाइम में 6 से 12 हाउसेस सबसे ज्यादा बेटर हाउसेस हैं ध्यान से देखा जाए तो। पुराने जमाने की जो रिक्वायरमेंट अलग थी, उस टाइम पे थॉट अलग थी। हम धर्म भाव 1-5 नौ को बहुत अच्छा माना करते थे क्योंकि हमारा स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही सुख सुविधाएं होती थी। आज के टाइम पर छठे भाव के बगैर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। आपको डाइट नहीं मिलेगी, डिजीज से लड़वाएगा भी सिक्स्थ हाउस ही डिजीज देगा। और आप हर कोई डिस्प्यूट में होता है आजकल किसी न किसी तरीके के कोर्ट केसेस, ये भी छठा भाव आपको बताएगा। डॉक्टर एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। कंपटीशन, पहले कंपटीशन होता ही नहीं था। आपके घर में खेत है, खेत बाप ने बांट दिया, 4 बहनों भाई है उनको बांट दिया, वो खेती कर रहे हैं और कुछ करना ही नहीं था। तो कंपटीशन जैसी चीज बहुत कम थी। आज के टाइम में आप अगर कंपटीशन के कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जो छठा भाव है उसको आप पहले 5 भावों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो कुंडली में। किसी की भी कुंडली को आप देख रहे हो, उसकी लाइफ को यदि आप देखना चाहते हो तो उसके 6th भाव से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को मत दो। कैसी उसकी लाइफ होगी, आजकल बगैर कंपटीशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। 12th के बाद एक बच्चा यदि कॉलेज में एडमिशन चाहता है, उसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी तो 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ गया। आपको हर किसी के साथ साथ हर आदमी को मेडिकल प्रोफेशन में जाना होता है, 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। 12th में जो भी बच्चे पढ़ते हैं ज्यादातर इंजीनियरिंग की तरफ या मेडिकल की तरफ जाएंगे, लॉयर बनना चाहते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड हाउस है ये, डेट से रिलेटेड। अब डेट के बगैर कैसे काम चलेगा, कितने भी पैसे वाले हो आज के टाइम में डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी फ्लैट लेना है, लैंड लेनी है, कोई शॉप लेनी है, तो आपकी ट्राई ये होती है कि मैं थोड़ा डेट ले लूं जिससे एक तो मुझे टैक्स रिबेट मिल जाए और एक थोड़ा पूरा बर्डन ना रहे, लिक्विडिटी भी बनी रहे। ऐसे ही कंपटीशन का हाउस है ये। अब इसके अबव ऑल मैं इसको एक नया नाम दूंगा, इट इज अ हाउस ऑफ डिसिप्लिन। 6th हाउस इंसान को डिसिप्लिन रखता है। आज के वक्त में डिसिप्लिन से बड़ा कोई भी वर्च्यू नहीं है। आपको लाइफ के हमेशा ही डिसिप्लिन एक बड़ा वर्च्यू रहा है, मगर आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लाइफ के हर एरिया के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करने की जरूरत है। इट इज अ हाउस ऑफ सर्विस एंड डिसिप्लिन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स इसके बारे में, द 6th हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब ये नौकरी को भी छठा भाव ही रिप्रेजेंट करता है। आप नौकरी करेंगे तो जो नौकरी का मेन हाउस 6th है, हमने पीछे पढ़ा था भी नौकरी के लिए, तो नौकरी का मेन हाउस है, तो हम जो भी करेंगे वहां पे भी डिसिप्लिन की जरूरत होगी, क्योंकि नौकरी इज डन बाई नौकर। जो नौकरी करता है वो नौकर होता है। अब वो नौकर IAS ऑफिसर भी नौकर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो भी नौकर है, और आप कहीं प्रेसिडेंट लगे हुए किसी कंपनी में बहुत, तो भी आप नौकरी हैं। तो वो 6th हाउस में, और आप जब नौकर हैं तो यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का हाउस है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और डेट का भी हाउस है और डिजीज का भी हाउस है, मगर इसमें आप डिसिप्लिन को सबसे इंपॉर्टेंट रखना है आपको यदि लाइफ में आगे बढ़ना है। बगैर डिसिप्लिन के इसकी जो भी चीजें हैं वो आपके अंदर डिसिप्लिन है तो ये सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। इसमें जो भी दे रखी है, देखिए आपके अंदर ये डिसिप्लिन है तो आप डेट जो लोगे वो डिसिप्लिन वे में लोगे, अच्छे काम के लिए लोगे। डिसिप्लिन नहीं है तो आप यूरोप घूमने के लिए डेट लोगे। अब आप एक फ्लैट लेने के लिए डेट ले रहे हो तो वो आप कम से कम एक एसेट क्रिएट कर रहे हो। यूरोप घूमने के लिए डेट ले रहे हो तो वो आप अपना वेल्थ को लूज कर रहे हो। इसी तरीके से आपको डिस्प्यूट भी क्रिएट नहीं होगा यदि आपके अंदर डिसिप्लिन है तो। एनिमीज भी कम होंगे यदि आपके लिए डिसिप्लिन है तो। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पास हो जाओगे यदि आपके अंदर डिसिप्लिन है तो।
और ये मनी ऑफ योर हार्ड वर्क, ये मनी ऑफ हार्ड वर्क भी है कैसे, क्योंकि जो नौकरी का भाव भी यही है। अब नौकरी कर रहे हो तो भी आपको डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा। नौकरी के टाइमिंग्स होते हैं 10 से 5:30 आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। अब उसी ड्यूरेशन में तो आप ऑफिस जाओगे। यदि कहीं आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हो तो वहां पे भी टाइमिंग होते हैं भाई, इससे इतने, उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं कि आप एक बंधे हुए नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। 6th हाउस का ये रोल होता है। तो ये 6th हाउस एक पर्सन को नियमों में बांध देता है, और जो इंसान 6th हाउस के नियमों में बन जाता है तो आज के टाइम पर, मॉडर्न टाइम पर, वो उसकी सक्सेस स्टोरी लिखी हुई मान लीजिए, वो पर्सन सक्सेसफुल होगा तो 6th हाउस पर इंसान को सक्सेसफुल बनाएगा। जो 12th या 11th क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हम में से सभी के बच्चे पढ़े हैं, वो आपका IIT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वो सिलेक्शन नहीं हो सकता। कोई मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। IAS सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो डिसिप्लिन होना चाहिए। तो 6th हाउस के सभी सिग्निफिकेशंस नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाते हैं यदि आप उस इंसान के अंदर डिसिप्लिन ला दो। कोई पर्सन यदि कहता है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, उसको को डिसिप्लिन रखो, टाइम बाउंड काम करो। कोई इंसान कहता है कि मेरे पे उधार बहुत है, उसको आपने एक ही आंसर देना है, 6th हाउस की प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन रखिए, आपका उधार उतर जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब आपकी जितनी चादर है उतने पैर पसारिए, उससे ज्यादा मत जाइए। एक सेट रूटीन में आप चलिए, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर हो जाएगी, आपकी डेट भी उतर जाएगी। डेट उतारने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए। आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे 20 रुपए बचाने हैं, मगर आप 100 रुपए कमा रहे हो और आप 125 खर्च कर रहे हो तो डेट बढ़ती जाएगी। आपको पता है कोई न्यू फील्ड के लिए आप उधार ले रहे हो, बड़े फील्ड के लिए कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो जिसके बारे में बहुत पता नहीं है, और आप एकदम से डेट ले लेते हो तो आप फंसोगे। डिसिप्लिन किसे कहते हैं कि आप पहले कम रिसोर्सेज से कुछ काम करिए, जब उस काम की आपको पूरी तरीके से नॉलेज हो जाती है तो उसमें धीरे धीरे आप अपना उधार लेकर फंड इन्फ्यूज करिए। दैट इज कॉल्ड द डिसिप्लिन। तो 6th हाउस आउट ऑफ फर्स्ट 12 6 हाउसेस, 6th हाउस इज इन माय व्यूज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, और ये आपका लाइफ चेंजिंग हाउस होता है। इस हाउस का केवल एक ही नियम है, छठे भाव को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके जितने भी नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हम सब लोग बात करते हैं, और मैंने यही देखा है कि छठे हाउस के पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस की इन जनरल प्रैक्टिस में लोग बात नहीं करते। 6th हाउस के जितने भी सिग्निफिकेशन है वो सब पॉजिटिव हो जाते हैं, और उसकी एकमात्र रेमेडी है, दैट इज द डिसिप्लिन। मैं इसको हाउस ऑफ डिसिप्लिन बोलूंगा फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स। अदरवाइज फिर वो नेगेटिव हो जाएंगे। यदि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, इसका सारे रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम होगी, डेट होगी, आपका डिस्प्यूट होगा, डिजीज भी होगी, आपके एनिमीज भी होंगे, कंपटीशन क्लियर नहीं होगा, आपको मनी भी नहीं मिलेगी, ऑफिस के अंदर भी आपको मीमोज, चार्जशीट ये मिलती रहेंगी, क्योंकि आप यदि डिसिप्लिन में नहीं हो तो आपको कोई रखना भी नहीं चाहेगा। तो दैट इज द हाउस नंबर 6। तो फर्स्ट 6 हाउसेस को ब्रीफली मैं बताता हूं। फर्स्ट हाउस इज द your exposure in the outer world, second house is your sustenance, third house is your effort and online, and fourth house where you stay means your happiness, and fifth house is your mainly learning children and your astrological remedies and recovery from disease, and sixth house is the, if it is a positive house if you are disciplined, and it is a highly negative if you are not disciplined। अब बात कर लेते हैं हम 7th हाउस की। तो 2nd और 7th हाउस को हम मारक हाउस भी बोलते हैं। 7वां भाव मारक भाव है। तो ऐसा मानते हैं कि फर्स्ट हाउस में हम एंटर होते हैं और 7th हाउस हमें हमारी लाइफ के उस स्टेज पर पहुंचा देता है जिससे हमारा एंड होता है। हाउस ऑफ मैरिज भी बोलते हैं इसको। मेनली इट इज हाउस ऑफ स्पाउस, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, एंड जो मेन है इसका बिजनेस में ये डेली सेल परचेज है। प्रोफेशन का अल्टरनेट हाउस इसको मानकर चलते हैं। 10th फ्रॉम 10th है, मगर इसका जो मेन काम है वो है आपका डेली सेल परचेज। एक होता है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, वो तो है प्रोफेशन। बदले में हमें क्या मिल रहा है वो है 7th हाउस। मैंने एक शॉप खोली, ये मेरा प्रोफेशन है, मगर शॉप से मुझे डेली क्या अर्निंग होगी, मेरे यहां पे फुटफॉल कितना है, कितने लोग आ रहे हैं मेरी दुकान पर,
क्या सामान मैं बेच रहा हूं, शाम को कितना गल्ला उठाकर मैं ले जाता हूं, कितने नोट मैंने इवनिंग में कमाए, वो 7th हाउस है। आपकी डे टू डे सेल परचेज को 7th हाउस रिप्रेजेंट करेगा आज के टाइम पर। आपको 7th हाउस कहीं अपीयर हो रहा है पर्सन को, आप रिटेल वाला काम बताओगे, क्योंकि रिटेल वाला काम ऐसा होता है जिसमें आपकी डे टू डे अर्निंग होती है। होलसेल वाले काम में डे टू डे अर्निंग नहीं होती, उसमें यह होता है कि आप सामान कभी डिलीवर कर रहे हो और आपको पेमेंट कभी मिल रहा है, सेम टाइम पर पेमेंट नहीं होता। मगर रिटेल वाले काम में आप दिन भर पैसे गिनते रहोगे। तो 7th हाउस इज हाउस ऑफ रिटेल, डेली इंटरएक्शन का हाउस भी है, जिस पर हम लोग बहुत कम बात करते हैं। डेली इंटरएक्शन, आप ऐसा होता है आज के टाइम पे बहुत सारे लोग किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करते 15-15 दिन तक। 7वां भाव देखिए आप, इंटरैक्ट, आपका जो मैरिड लाइफ है वो स्पाइल होती है इसकी वजह से। हस्बैंड वाइफ ही बात नहीं करते, हस्बैंड ऑफिस से आएंगे और अपने और बहुत थक गया, परेशान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वाइफ यदि हाउस वाइफ है तो वो वेट कर रही है, वो अपने हस्बैंड ने खाया पिया सो गए, नो इंटरेक्शन एट ऑल। 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इंटरेक्शन। स्पाउस का मतलब क्या है? स्पाउस का मतलब ये नहीं है कि आप वाइफ ले आए और हस्बैंड ले आए और बच्चे हो गए घर के अंदर, या जो भी फिजिकल प्लेजर है वो लिया। स्पाउस का ये काम नहीं है, स्पाउस का मेन काम है इंटरेक्शन। आपने सुना होगा कि पुराने लोग जब कहते हैं कि असली स्पाउस की जरूरत होती है जब इंसान बुढ़ा हो जाता है, दैट इज द मेन नीड। और बुढ़ा हो जाता है तब क्यों जरूरत होती है? क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन से इंटरैक्ट करने के लिए दुनिया में कोई नहीं होता। बच्चे भी नहीं इंटरेक्ट करते और कोई नेबर भी नहीं इंटरेक्ट करते, और आजकल मेट्रोज में तो कोई नेबर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो उससे इंटरेक्ट करने के लिए 7th हाउस चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज द हाउस ऑफ इंटरेक्शन। आज के टाइम पर जो मैं इसको मेन बाकी चीजों से बड़ा जो इसको मानकर चलता हूं वो हाउस ऑफ इंटरेक्शन है। आपकी चाहे रिटेल शॉप है वो भी इंटरेक्शन से लिंक्ड है। और ये गेन ऑफ पोस्ट तो होता ही है, ये सब लोग जानते हैं। मगर जो प्रैक्टिकल यहां पर सिग्निफिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं और जिसकी अंडरस्टैंडिंग की मैं बात कर रहा हूं, आप इसे समझें, इट इज डेली इंटरेक्शन। बाकी सब चीजें इंटरेक्शन के अंदर आती हैं। योर स्पाउस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरेक्शन। अब वो इंटरेक्शन किसी भी लेवल का हो सकता है। इंटरेक्शन ये होता है, स्पाउस है उससे आपका स्पीच के थ्रू इंटरेक्शन हो, किसी भी तरीके का इंटरेक्शन हो, आप किसी को इशारेबाजी कर रहे हो, ये भी 7th हाउस है। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटरेक्शन। आप किसी को मिलते हो, पार्क में जाते हो और उसके साथ बातचीत करते हो, दैट इज ऑल्सो इंटरेक्शन। तो स्पाउस की जो नीड है दैट इज फॉर इंटरेक्शन ओनली। अब वो किसी भी तरीके का इंटरेक्शन हो। पार्टनरशिप इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटरेक्शन। डेली सेल परचेज इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटरेक्शन। तो 7th हाउस इज मेनली हाउस ऑफ इंटरेक्शन। गेन ऑफ पोस्ट होता ही है, पद प्राप्ति इसे बोलते हैं 7th हाउस को। मगर जो मेन प्रैक्टिकल इसका आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इट इज नथिंग बट इट इज हाउस ऑफ इंटरएक्शन। तो आप इसको इंटरएक्शन यदि मानकर चलें, बातचीत। अब इंटरएक्शन केवल वर्बल बातचीत नहीं होती, हम किसी भी तरीके से दूसरे पर्सन के साथ एंगेज हो। तो 7वां भाव दूसरे पर्सन के साथ एंगेजमेंट का भाव है, जिसे हम लोग कुछ भी कलह भाव भी, वो कलत्र भाव भी इसको बोलते हैं हम। उसको हम क्या बोलते हैं? भारिया भाव भी बोलते हैं। मगर ये भारिया भाव से ज्यादा आज के टाइम पर, मॉडर्न टाइम पर, इस भाव का नाम हाउस ऑफ इंटरेक्शन है, 7th हाउस। आपका यदि आप एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, 7वें भाव के बगैर नहीं हो सकते। स्टेज पर जाकर लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। 2 लाइन आप गाओगे और माइक को ऑडियंस की तरफ कर दोगे, बाकी की 2 लाइन वो गाएंगे, तभी आप पॉपुलर हो पाओगे। आप एक गाना गा के चले गए, यदि आप इंटरेक्ट नहीं किए तो आपका कोई भी पॉपुलरिटी नहीं होगी। दैट इज द 7th हाउस। तो 7th हाउस को मैं जो प्रैक्टिकली सिग्निफाई करता हूं, मैं इसे स्पाउस से ज्यादा मैं इसको नया नाम देता हूं, दैट इज द हाउस ऑफ इंटरेक्शन। अब आता है 8th हाउस। अब 8th हाउस की जैसे ही बात करेंगे फिर से वही शुरू हो जाता है जो जनरली मेरा एक्सपीरियंस है कि 8th हाउस की बात करेंगे तो कहीं भी मैं देखता हूं बहुत सारे ग्रुप्स में जिसमें बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया के, वो ऐसे ग्रुप्स में वो कोई भी कुंडली आएगी 8th हाउस आते ही नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव कोई उसके सिग्निफिकेशन ही नहीं है। आज के टाइम पर 8th हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नई जनरेशन है वो सारी ऐसी 8th हाउस की वजह से करेगी। जिनके पेरेंट वेल टू डू है और बच्चे नहीं भी कर रहे हैं
तो वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो भी मिलेगी उसके बेस पर बहुत प्रोग्रेस करेंगे। अब मुकेश अंबानी को सब जानते हैं। अब मुकेश अंबानी के ने क्या, यदि वो उसके फादर की प्रॉपर्टी नहीं होती तो वो क्या आज अपनी जगह पर होता क्या? टाटा को सब जानते हैं, बिरला को सब जानते हैं। एक बगैर 8th हाउस के लोग कैसे प्रोग्रेस कर सकते थे बताओ? दुनिया में जितने भी लोग आप जानते हो, कोई 2-4 लोगों को छोड़ दो, जितने भी मोस्ट पॉपुलर लोग हैं वो 8th हाउस के लोग हैं। 8th हाउस की वजह से उनका वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी है, जो भी एसेट है, जो भी वेल्थ है। अब क्या है कि उनको ऑलरेडी वेल्थ मिली है, उसमें और हाउसेस का कंट्रीब्यूट करके उन्होंने उसको आगे बढ़ा लिया, मगर बगैर 8th के वो हो नहीं सकता। तो 8th हाउस इनहेरेंट प्रॉपर्टी का हाउस है मेनली। आज के टाइम पर हम ये मानकर चलेंगे। और दूसरा मैं इसको मानकर चलता हूं, मेनली इट इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रबल्स का हाउस है, नो डाउट, मगर केवल ट्रबल का हाउस इसे मान लेना भी ठीक नहीं है। नेगेटिव इसके एट्रीब्यूट्स हैं, नेगेटिव सारी चीजें देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका एक्सीडेंट भी देता है, 8th हाउस पेन भी देता है, ट्रबल्स भी देता है, एडिक्शन भी देता है। ये हाउस ऑफ सुहाग भी है एक्चुअली। 7 से सेकंड है तो ये हाउस ऑफ सुहाग भी है, वाइफ की फैमिली भी है, आपका ससुराल भी है, जिसे हम रिप्रेजेंट जानते ही हैं सब लोग जनरली। मगर मैं यहां पर 8th हाउस को हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाउस ऑफ इनहेरिटेंस ज्यादा मानकर चलूंगा, क्योंकि आजकल कितनी भी बड़ी ट्रबल्स हो उनसे इंसान निकल जाता है। कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो, ये आपकी क्रोनिक डिजीज को भी रिप्रेजेंट करता है। क्रोनिक डिजीज हर एक को मिल जाती है, नॉर्मली पूछ लो, आपको बीपी की प्रॉब्लम मिल जाएगी, शुगर की प्रॉब्लम मिल जाएगी, और वुमेन्स में, लेडीज में, फीमेल्स में जनरली हम देखते हैं थायराइड की प्रॉब्लम मिल जाएगी। बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, मगर हम उससे लड़ते रहते हैं, सरवाइव करते रहते हैं, मेडिसिन हैं, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, किसी को महसूस भी नहीं होता है बीमारियां हैं, तो वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही। मगर जो आप इसको इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ के अंदर आपको कोई भी चेंजेस होने हैं आपकी के अंदर, आप जिस भी स्थिति में हैं वो बदलाव 8वें भाव के बगैर नहीं हो सकता। आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं और जो एस्ट्रोलॉजिकल मैं कंसल्टेंसी करता हूं, मेरे पे दिन में 5-10 ऐसे केस आते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा, क्या करूं, नौकरी में प्रॉब्लम चल रही है, क्या करूं। अब हम कहां से देखें उसे? हमें पता ही नहीं है देखना क्या है। नौकरी में प्रॉब्लम चल रही है, हम 10वां भाव देख रहे हैं। घर के रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, हम 10वां भाव, 4था भाव देख रहे हैं। और कुछ वाइफ से रिलेशन चल रही है, हम 7वां भाव। हमको 8वां भाव जरूर देखना है यदि आप उसमें चेंजेस देखना चाहते हो। यदि एज इट इज है तो कोई बात नहीं है, तब तो वो भाव देख लो आप। मगर आप देखना चाहते हो कि इसकी नौकरी के अंदर, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो कि हम जब भी किसी कुंडली को एनालिसिस करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए मुझे कौन सी चीज देखनी है तो कहां से देखूंगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको किसी की लाइफ के अंदर बदलाव देखना है, चेंजेस देखने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। तो आप उसके 8th हाउस के अलावा किसी हाउस की तरफ मत देखिए। दिस इज हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका सिद्धार्थ को बुद्ध बनाता है, 8वां भाव। सिद्धार्थ जो भगवान बुद्ध थे वो सिद्धार्थ थे पहले, और वो बाद में बुद्ध बने। महावीर स्वामी भी 8वां भाव ही बनाता है। आप कहां पर पैदा हुए, इसके बाद कहां पर आप चले गए, दैट इज द 8th हाउस। तो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी डे टू डे लाइफ में जो ट्रबल्स हैं उनको भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप बाहर निकल सकते हो, और आप इजी गोइंग है। आपकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, आपको पूछ लेता है कैसी चलेगी, आप 8वां भाव देखिए, यदि वहां पर कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा है या कैसे देखते हैं वो एक सेपरेट इश्यू है। अभी मैं केवल भाव की बात कर रहा हूं। तो 8th हाउस को मैंने पिन पॉइंट किया, जैसे 7th हाउस को मैंने कहा हाउस ऑफ इंटरेक्शन, और 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सारे नेगेटिव चीजें हटा दो। अब आपने एक और चीज देखी होगी, 8th हाउस पे मैं पहुंच चुका हूं, मैंने नेगेटिव बात ही नहीं की एक भी। और मेरा मानना है मैं नेगेटिव ना कुंडली में देखता किसी की, मैं किसी को नेगेटिव बताता। मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक कुंडली डाली थी आप लोगों को, मैं भी रेफरेंस के लिए बता देता हूं। उसके अंदर 3 उच्च के ग्रह थे और 2-3 में एक्सचेंज था, और मैंने तो केवल ये कहा था ये बंदे को कुछ प्रॉब्लम है, उसके सब ने केवल नेगेटिव, हर चीज का नेगेटिव आंसर बता दिया। ये इसलिए नेगेटिव हो रहा है, वो इसलिए नेगेटिव हो रहा है। किसी ने पॉजिटिव उसमें एक भी चीज नजर नहीं आई, जबकि वो बंदा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत हाईली पोस्ट पे है, मगर उसको कुछ ट्रबल दूसरी तरह की है।
तो हमें अपना माइंडसेट नेगेटिव नहीं रखना, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और राहु केतु से बच के रहना है कि राहु केतु को इतना ज्यादा वेटेज देकर रखते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था राहु केतु के बारे में, आप उसे देखें, और राहु केतु से बचना है। तो हर जगह केतु को राहु को डालने की जरूरत नहीं होती, राहु केतु अपने आप में कुछ भी नहीं होते, इसलिए उन्हें हर जगह नहीं डालना चाहिए। और दूसरा, आप जब भी किसी कुंडली को एनालाइज करो, हर एक में पॉजिटिव होप होती है। एक बंदा जो जिंदा होता है वो अपनी जिंदगी गुजारता है। अब ये बात अलग है कि किसी की लाइफ के अंदर अप डाउन होते हैं, किसी की लाइफ के अंदर बहुत स्मूथली चलती है, और इन जनरल स्मूथली लाइफ किसी की नहीं होती। कुछ ना कुछ ट्रबल्स लाइफ के अंदर हमेशा आएंगी, और कुछ ना कुछ हैप्पीनेस हमेशा आएगी। तो आप कुंडली के अंदर यदि नेगेटिव सिग्निफिकेशन, 8th को हाउस ऑफ डेथ की जगह आयु भाव क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में तो हाउस ऑफ डेथ है, आयु भाव इसलिए बोला जाता है। सभी भावों के नाम पॉजिटिव दिए गए हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। तो 8th हाउस को हम हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, ना कि हाउस ऑफ ट्रबल्स। हालांकि ट्रबल भी देता है, मैंने बता दिया, पर ये आपको ट्रांसफॉर्म आप तब तक नहीं कर हो सकते जब तक आपको ट्रबल नहीं मिलेगी, ये मान के चलिएगा। मुझे परेशानी होगी तो मैं उसके रास्ते ढूंढूंगा, और रास्ते ढूंढने में मुझे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें कहा, इट इज हाउस ऑफ एडिक्शन। एडिक्ट कौन होगा? तो जो एडिक्ट होगा वही तो ट्रांसफॉर्म होगा। कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? एडिक्शन कैसे लगता है? मेरे यार दोस्त एडिक्शन लगाएंगे, मेरी इंट्यूशन, मेरा जो थिंकिंग है वो लगाएगा एडिक्शन। अब मैं क्या करूंगा? मेरी ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर की सब लोग ड्रिंक करते हैं, तो मैं ड्रिंक करूंगा। अब मुझे उससे ट्रांसफॉर्म हुए बगैर मैं उस एडिक्शन से बाहर जा नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो सोसाइटी छोड़नी पड़ेगी, अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, छठे भाव का उपयोग करना पड़ेगा, तभी मैं इस प्रॉब्लम से आउट निकलूंगा। अब मैं आता हूं 9th हाउस। तो 9th हाउस, एज यू ऑल नो, इट इज हाउस ऑफ लक, कंसल्टेंसी, हायर एजुकेशन, फादर, गुरु, लर्निंग, लॉन्ग ट्रेवल। ऑल्टरनेट 5th हाउस है, स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण है, धर्म भाव भी इसे बोलते हैं, और लक भाव भी इसे हम बोल के चलते हैं। एक्चुअली 5th का अल्टरनेट हाउस है ये, लक भाव है। हम 5th हाउस से इस जन्म में आते हैं, और 9th हाउस से हम इस जन्म से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए लक भाव है, क्योंकि हम इस जीवन से मुक्ति मिलती है 9th हाउस के थ्रू। धर्म त्रिकोण का सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है ये भाव जितना स्ट्रॉन्ग होगा वैसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, 1, 5, 9वें भाव में 9वां भाव आपकी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग भाव आप इसे मान सकते हो, इसलिए इसे हाउस ऑफ लक बोलते हैं। हाउस ऑफ लक इसलिए नहीं कि इसको ये कोई लक आपका करता है, आपको भाग्य देता है, सब लोग इसे भाग्य भाव मानते हैं, मगर मेरा इसके बारे में ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग है। ये भाग्य से इसका कोई लेना देना नहीं। 9th हाउस लक भाव क्यों माना जाता है, मैं उसका रीजन बताता हूं आपको। 9th हाउस जिस पर्सन का स्ट्रॉन्ग होगा, तो 9th हाउस स्ट्रॉन्ग होना अपने आप में लक है, ना कि 9th हाउस लक भाव है। क्यों लक है 9th हाउस स्ट्रॉन्ग होना? आपकी 9th हाउस जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो हायर एजुकेशन करेगा, उसको अच्छा गुरु मिलेगा, अच्छे पिता मिलेंगे, अच्छी लर्निंग मिलेगी। अब किसी को अच्छा गुरु मिल गया, अच्छे पिता मिल गए, अच्छी लर्निंग होगी, तो उससे ज्यादा बेटर भाग्य किसका होगा? इसलिए इसको लक भाव बोलते हैं, क्योंकि 9th हाउस स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है आपको हायर एजुकेशन मिलने वाली है। अब एजुकेशन हायर का मतलब टाइम टू टाइम बदल जाता है, किसी टाइम किसी अच्छे गुरु के पास आप पहुंच गए, वही हायर एजुकेशन है। आज के टाइम पे आप पीएचडी करते हैं, उससे आगे और भी रिसर्च करते हैं, तो वो 9th हाउस बताएगा। इसी तरीके से आपको अच्छे फादर मिलेंगे यदि 9th हाउस आपका बेटर है तो। और लॉन्ग ट्रेवल है, लॉन्ग ट्रेवल इसलिए बोलते हैं कि आपको यदि बेटर एजुकेशन लेनी है तो आपको ट्रेवल करना ही पड़ेगा। आप जनरली आप किसी भी जगह रह लो वर्ल्ड में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, आपको वहां पर उतनी बढ़िया एजुकेशन नहीं होगी आपके फील्ड से रिलेटेड, इसलिए लॉन्ग ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 9th हाउस को एक्चुअली हाउस ऑफ लर्निंग आप अल्टरनेट है 5th हाउस का, तो संतान भी ये देता है। तो 5th to 5th भावत भावम के हिसाब से 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर लर्निंग। मेन जो इसमें है इंपॉर्टेंट बात है, ये ज्ञान का भाव है। इसकी सारी चीजें ज्ञान की चीजें हैं, आप इसको उठाकर ध्यान से समझिए कि इसके अंदर आपका आ रहा है हायर एजुकेशन, वो ज्ञान है, फादर है वो ज्ञान है, गुरु है वो ज्ञान है, और लर्निंग है वो ज्ञान है। तो इन जनरल ये आपको देता है लर्निंग एट डिस्टेंट प्लेस।
तो 9th हाउस आपको देगा लर्निंग, लॉन्ग ट्रेवल जरूर बोलते हैं लोग, इसे देख के बता देते हैं लॉन्ग ट्रेवल, पर ये घूमने के लिए थोड़ी ट्रेवल कराता है। 3rd हाउस कराता है घूमने के लिए ट्रेवल, 9th हाउस आपको लॉन्ग ट्रेवल कराएगा ज्ञान देने के लिए, आप अपनी जगह से दूर जाकर ज्ञान लेंगे। तो मैं इसको धर्म भाव या ज्ञान भाव ज्यादा डिफाइन करूंगा। 7th भाव को मैंने हाउस ऑफ इंटरेक्शन डिफाइन किया, 8th हाउस को मैंने हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया, 9th हाउस को मैंने हाउस ऑफ नॉलेज इसको डिफाइन किया है, या हाउस ऑफ गुरु भी आप कह सकते हो। तो हाउस ऑफ लक ये इसका रिजल्ट है, एक्चुअली ये स्ट्रांग होगा तो आप लकी हो गए। लकी क्यों हो गए? आपके सारे जो लाइफ के मेन पार्ट है वो यहां पर आ रहे हैं। मैटेरियलिस्टिक एक भी पार्ट नहीं है इसमें, आप ध्यान से देखिए। आजकल लोग अपने आप को लकी वही मानते हैं जिनके पास मैटेरियलिस्टिक चीज है। ज्ञानी लोगों को कोई लकी नहीं मानता, जिसपे फादर की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, उसे लकी नहीं मानकर चलते, कि मैटेरियलिस्टिक चीजों को मानकर चलते हैं। मगर ये उस तरीके से लक नहीं देता, ये धर्म भाव है, आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग देगा, आपके अंदर कंटेनमेंट देगा, संतुष्टि देगा। आप जो भी अर्न कर लोगे उसी से आप संतुष्ट हो जाओगे। अब आता है 10th हाउस। तो 10th हाउस एवरीबॉडी नोज, हाउस ऑफ योर ऑल कर्मास। कर्मा ये सभी तरीके के 10वें भाव से आते हैं, उसमें आपके कर्म कांड जो करते हो वो भी 10वें भाव से आते हैं, आप कोई सोशल वर्क करते हो वो भी 10वें भाव से आते हैं, आप अपनी अर्निंग के लिए जो काम करते हो, प्रोफेशन, डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए, अर्निंग के लिए जो काम कर रहे हो वो 10वां भाव है वो। मगर 10th हाउस का एक पर्टिकुलर पार्ट है, केवल नौकरी या वो प्रोफेशन इज नॉट 10th हाउस। 10th हाउस इज ऑल काइंड ऑफ कर्मास, आपकी लाइफ के सभी तरह के कर्मों को 10वां भाव बताता है। और ये आपका, क्योंकि कर्मों से आपकी नेम, फेम और स्टेटस भी जुड़ा होता है। आप किस तरीके के कर्म करोगे उसी तरीके से आप सोसाइटी के अंदर पॉपुलर होंगे, उसी तरीके से आपका नाम होगा सोसाइटी में। इसलिए 10th हाउस नेम और फेम का भी हाउस है। आज के टाइम में नेम और फेम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक IAS ऑफिसर बन गए आप, आपका प्रोफेशन उस तरीके का है, तो आपका ड्यू टू योर प्रोफेशन सब लोग जान जाएंगे। कलेक्टर साहब हो गए एरिया के, हर कोई जानेगा। एक आप सोशल वर्कर बन गए बहुत अच्छे, तो सोशल वर्कर को भी बहुत सारे लोग जान जाएंगे। तो आप इस तरीके के जो भी आपके कर्म कर रहे हो उसी से नेम फेम मिलती है, बगैर कर्मों के किसी को नेम फेम नहीं मिलती। तो 10th हाउस जो हम बोलते हैं इट इज द हाउस ऑफ कर्मास। 11th हाउस आता है अब आपका, जो इस टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है। हाउस ऑफ ऑल टाइप ऑफ गेन्स इसे हम बोलते हैं, सब जानते हैं इसको। एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, क्रिएट भी डिजायर 11th हाउस करता है, ध्यान रखना। सोशल सर्कल और सोसाइटी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। NGO, क्लब, फ्रेंड सर्कल, डिजायर्स। तो इसके जो दो मेन पार्ट है आज के टाइम में, गेन तो है ही, और 11th हाउस को एक चीज को आप ध्यान रखें, 11th हाउस हर तरह की गेन देगा। इसको नेगेटिव क्यों माना गया था पुराने टाइम पर? क्योंकि नेगेटिव इसलिए माना गया था, इसको त्रिसाड हाउस 3, 6, 11 खराब हाउस मान के चलते हैं 11th हाउस को। 11th हाउस के लॉर्ड को मैलिफिक मानकर चलते हैं, हम फंक्शनल मैलिफिक मानते हैं। 11th हाउस को खराब अब आज के टाइम पे तो मानने की जरूरत ही नहीं है 11th हाउस को खराब, क्योंकि ये तो गेन देता था, लालच देता था, डिजायर देता था। जिसको कहता है ना लालची हो गया बंदा, अब उसके लिए इंग्लिश वर्ड तो डिजायर है, हिंदी में तो लालची है वो। तो लालची जो होगा वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो 11th हाउस आपको कभी सेटिस्फाई नहीं होने देगा। अब आप लोगों के व्यूज सुनोगे तो वो कहोगे जो सेटिस्फाई होगा वो प्रोग्रेस क्यों करेगा, वो तो सेटिस्फाई होकर घर बैठ जाएगा। तो वो डिजायर पे डिजायर क्रिएट करता रहता है। 11th हाउस की एक खास बात है, लालच क्रिएट करता रहता है। आपको गेन देगा, गेन से ही लालच बनता है, बगैर गेन के कभी लालच नहीं बनता। लालची वही होगा जिसको की गेन होती जा रही है तो उसका लालच बढ़ता जाएगा, जिसको गेन नहीं हो रही है अब उसका लालच सीमित रहेगा। जिसको रोटी नहीं मिल रही उसका लालच डेली का यही रहेगा कि मुझे शाम को खाने के लिए रोटी मिल जाए, और दूसरे दिन भी उसका लालच ये होगा, क्योंकि वो पूरा ही नहीं हो रहा है आपका लालच। मगर जिसका लालच पूरा हो रहा है, 11th हाउस गेन करता है। गेन क्या करता है? लालच क्रिएट करता है। हमारे पास जितनी वेल्थ आएगी वो कम होती नजर आएगी हमें। हम वेल्थ आएगी, हम अपने से अपर सोसाइटी में चले जाएंगे, वहां फिर कम लगने लगेगी, उससे अपर में चले जाएंगे फिर कम लगने लगेगी, फिर उससे अपर में चले जाएंगे। तो हमारा यहां पर क्या है, 11th हाउस हमारी डिजायर क्रिएट करेगा ड्यू टू सोसाइटी। तो मैं इसको इस तरीके से रीड करता हूं
11th हाउस इज द डिजायर्ड ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू सोशल सर्कल। ये डिजायर क्रिएट करेगा। अब डिजायर्ड वर्ड की बजाय मैं बोलूंगा लालच, हमारे अंदर ग्रीड क्रिएट करेगा। ग्रीड किस लिए क्रिएट करेगा? दूसरों को देखकर। सोशल सर्किल को आप दूसरे वे में बोलो, दूसरों के देखा देखी। आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप कोई कहीं घूमने गए तो वो आपके लोग बात करेंगे कि भाई वो घूमने गए, हम भी घूमने जाएं। किसी ने कोई व्हीकल लिया है अच्छा बड़ा, तो लोग सोचते हैं कि हम भी ये लें। तो ये क्या है? आपके अंदर एक लालच क्रिएट कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। तो 11th हाउस इसलिए नेगेटिव माना जाता है, ये आपको कभी भी संतुष्ट नहीं होने देगा। उसके फेवर में लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे कि संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हो जाएंगे तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे। अब प्रोग्रेस की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है। हम मैटेरियलिस्टिक चीजों को एक लिमिट से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो भी प्रोग्रेस है या नहीं, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर 11th हाउस को मैं हाउस ऑफ लालच बोलूंगा, ड्यू टू सोशल सर्कल। तो 7th हाउस इज द इंटरएक्शन, 8th हाउस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, 9th हाउस इज एक्चुअली हाउस ऑफ लक, इट इज ड्यू टू द नॉलेज एंड लर्निंग, एंड 10th हाउस इज हाउस ऑफ कर्माण, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ लालच, क्योंकि इसके लिए ग्रीड वर्ड भी उपयुक्त नहीं है, ड्यू टू सोसाइटी। और 12th हाउस एज यू ऑल नो, ये हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट है। बाकी तो सबको पता ही है, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, जेल एंड फॉरेन। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम जब भी कोई भी खर्च करते हैं, अब खर्च को आप ध्यान से समझिए। खर्च इन्वेस्टमेंट होता है, किसी भी तरीके का आप खर्च कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट है। अब वो इन्वेस्टमेंट आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके का हो सकता है। आप स्पेंड करोगे किस पे? अपना घर बनाने पे खर्च करोगे, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आपकी वाइफ को खुश करने के लिए उसे आप गोल्डन कोई भी वो देते हो, आपका गिफ्ट देते हो, वाइफ आपको कोई गिफ्ट देती है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। अब वो इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए हो, वाइफ को खुश करने के लिए दे रहे हो, वो भी इन्वेस्टमेंट है। खुश होगी, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। बच्चों को फॉरेन में पढ़ाने के लिए भेज रहे हो, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 12th हाउस को हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर की बजाय आप हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट मानिए। अब इन्वेस्टमेंट तीन तरीके के होते हैं। एक होता है जो आपको रिटर्न देगा, एक होगा जो आपको हैप्पीनेस देगा। हैप्पीनेस भी तो बगैर इन्वेस्टमेंट के नहीं आ सकती। आप कहीं पे जा रहे हो, जिस भी काम से जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, तो हैप्पीनेस तो दे ही रहा है ना। तो यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। आपकी हेल्थ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके हैप्पीनेस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जरूरी थोड़ी है हर इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको प्रोड्यूस करे। और एक आउट ऑफ कंपल्सन होता है एक्सपेंडिचर, वो भी इन्वेस्टमेंट है। आउट ऑफ कंपल्सन आपने किसी को गिफ्ट देना पड़ गया, किसी की मैरिज है, तो बदले में आपको मिलेगा, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ए इन्वेस्टमेंट। तो जब भी हम कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, उसका कहीं ना कहीं जो एक्सपेंडिचर के तीन कंपोनेंट होते हैं। बदले में कुछ अर्न करना है, आपको कंपल्सन में देना पड़ रहा है, और तीसरा हम क्या करते हैं, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के अलावा होता है एक्चुअली एक्सपेंडिचर, या इस तरीके का जो जिस इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं। डेली नीड की बात अलग है, मगर जो 12th हाउस है वो डेली नीड के खर्चों को नहीं रिप्रेजेंट करता। 12th हाउस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, जिनकी हमें रोजाना जरूरत नहीं है। जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तो वो भी आपका एक खर्चा है, पर वो दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑन योर हेल्थ। आप यदि हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, तो वो आपकी अपनी हेल्थ पर उसको करेंगे। तो इस तरीके से 12th हाउस को मैंने यहां पर डिफाइन किया है, इट इज द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट ऑन एक्सपेंडिचर। अब उसका मैं रीजन आपको बता रहा हूं। मैंने सभी 12 हाउसेस के पॉजिटिव सिग्निफिकेशन और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशन की बात की है। अब मुझे बोलते हुए हो गई काफी देर, अब हम डिस्कस करते हैं। एक मिनट। जी योगेश जी। सर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो 5th हाउस से रिलेटेड, कि हमने जो रेमेडीज के लिए 5th हाउस को बोला है कि 5th हाउस की रेमेडीज करनी है। तो ग्रह दशा किसी भी हाउस की चल रही हो, लेकिन हमें रेमेडीज 5th हाउस की करनी है। नहीं सुनिए, आपकी रेमेडी काम करेंगी या नहीं करेंगी ये 5th हाउस डिसाइड करेगा। तो वो कैसे डिसाइड करता है? 5th हाउस यदि आपका स्ट्रोंग है, इसका मतलब आप सही कर्म करके आए हैं पिछले जन्म में, तो आपकी रेमेडीज एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं रेमेडीज के, मैं बता देता हूं। एक जो कर्मा थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी, तो कर्मा थ्योरी में एक वो कर्म होते हैं जो आप कुछ बदल नहीं सकते, एक कर्म होते हैं जिनका कि आप पेन
अगले जन्म में टाल सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऋत क्रम वाला जो गीता में कंसेप्ट है। तो उनमें क्या होगा, केवल एक थर्ड टाइप के जो कर्म होते हैं उन्हीं की रेमेडीज की जा सकती हैं। अब आप जो सफर कर रहे हो वो किस वजह से कर रहे हो वो हमें तो नहीं पता ना इस जन्म में। तो हम जब रेमेडीज जब करते हैं तो हम देखते हैं कि सभी रेमेडीज एप्लीकेबल नहीं होती। लोग कई सारी रेमेडीज करते हैं मगर उनका कोई इलाज नहीं होता। तो समझो वो वाले कर्मों की वजह से सफर कर रहा है जिनकी कोई रेमेडीज नहीं है। मगर 5th हाउस आपका स्ट्रांग होने का मतलब है आप पुण्य करके आए तो आपके मैक्सिमम रेमेडीज आपके ऊपर काम करेंगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है सर, थैंक यू। बिमला मैम। सर 8th-12th को आपने तो अच्छा बताया है, लेकिन यदि कोई भी इवेंट होता है तो उसमें 8th और 12th आ जाए कहीं किसी लेवल पे, तीनों लेवलों में से, तो वो काम में रुकावट भी पड़ जाती है, उस इवेंट को होने नहीं देते। आप मैंने 8th बताया ना, हाउस ऑफ ट्रबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आप रुकावट होगी तभी तो आप बदलोगे और तभी तो आप उसको पूरा करोगे। ऐसा तो कोई दुनिया का काम है नहीं जो होता नहीं है, पर होता किस लिए, वो 8th हाउस ही कराता है उसे। आपके जैसे कोई भी काम में प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम, काम तो सारे ही होते हैं। अब वो जैसे किसी का कोई नौकरी नहीं लग रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही ना अल्टीमेटली। तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा अकॉर्डिंगली। मैं चाहता हूं कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। अब मैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए लगा हूं मगर मेरे अंदर उतना कैलिबर नहीं है। तो 8th हाउस मुझे ट्रबल भी दे रहा है, नहीं बनने दे रहा, मगर 8th हाउस मुझे ये भी तो अकल दे रहा है कि भाई मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। अब मैं सोचूंगा कि मैं नहीं बन सकता तो मैं क्लर्क का एग्जाम दूंगा और क्लर्क में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से वो आपके थॉट प्रोसेस को बदलता है। यूटिलाइज करना पड़ेगा, यूटिलाइज वो मतलब आप ठीक कर रहे हो। वो अभी आप उस पर केपी की उस पर रेमेडीज पे चले गए, पर अभी मैं रेमेडीज की बात नहीं कर रहा। मैं केवल इसको डिफॉर्मेशन करना पड़ेगा। हाँ, ट्रांसफॉर्म करना है अपना आपको। मैं वैसे रेमेडीज की नहीं बात कर रहा। नहीं सर, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि जैसे एक मैंने पहले भी एक बार डाला था आपके पास, जैसे मेरे नाती है वो 4 साल का हो गया, बोल नहीं रहा, तो उसमें जब शनि उसका कस्पल सब लॉर्ड है और वो स्ट्रांगली 8th हाउस दे रहा है तो वो बोल ही नहीं पा रहा है, मेरे को तो लग रहा है। नहीं, 8th हाउस का रोल नहीं है, मैं भूल गया, मैंने देखी थी वो कुंडली। 8th हाउस का रोल नहीं है उनका, उसका मरकरी देखना आप। हाँ, मरकरी भी उसका राहु के साथ। वो वैदिक के हिसाब से प्रॉब्लम है उसमें। सर एक बार प्लीज उसको डिस्कस करोगे क्या? हाँ करूंगा, मैं करूंगा। थैंक यू। अच्छा ज्योति मैम। सर आपने 3 हाउस बताए एजुकेशन के लिए, 4, 5 और 9, तो तीनों नहीं 4th को हम देखेंगे केपी में। केपी में हम 5th नहीं देखते इसलिए मैंने बताया, और वैदिक में 5th और 9th देखते हैं। ओके, तो आपने 5th भी जो बोला है एजुकेशन, तो वो कौन सा एजुकेशन है? वो वैदिक में देखते हैं। देखो एजुकेशन के वैदिक और केपी में अलग हाउस है। वैदिक में एजुकेशन का हाउस होता है दूसरा, पांचवा, वो दूसरा, चौथा, पांचवा, 9वां। सेकंड हाउस इज एजुकेशन एट होम। 4th हाउस इज योर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल में। 5th हाउस इज योर अबव सेकेंडरी एजुकेशन लाइक ग्रेजुएशन और यू कैन से पोस्ट। और उसके बियॉन्ड है आपका 9th हाउस है, और रिसर्च जो होती है वो इवन 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एजुकेशन का मेन हाउस 4th है, नॉट 5th। ओके, थैंक यू सर। नितिन जी माइक्रोफोन ऑफ है आपका। सर वो आपने बताया 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का है, क्योंकि वो मोक्ष का भी है, तो अगले जन्म का इन्वेस्टमेंट ये जन्म में करने का है। मोक्ष और आपने 11th भी बोला था ना कि वो लालच का है, क्योंकि वो क्या 12th हाउस मोक्ष का है, उसका 12th बनता है 11th। नितिन जी मैं इतने बड़े बड़े वर्ड पे गया ही नहीं। मोक्ष किसने देखा है? मैंने जो सिग्निफिकेशन बताया मैंने ऊपर लिखा था प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशन। मोक्ष प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशन नहीं है। सर सभी 12 हाउस आपको जो बताया ना आज जिंदगी में जो आप फील करोगे वो बताया मैंने। आपको वो तो मैं समझ, पर सर साल्वेशन जो होता है ना वो 12th हाउस से आता है, जहां से हम एग्जिट करते हैं, ये जान से। भाई साहब वो सब जानते हैं, मैंने वो चीज बताई नहीं है आज की क्लास में। और आपने जो बोला ना कि लालच देता है 11th हाउस, क्योंकि 12th का वो 12th है इसलिए लालच देता है, क्योंकि 12th हाउस जो है मोक्ष का है और उसका नाश करता है 11th हाउस, क्योंकि इच्छाएं बढ़ाता है। ठीक ठीक ठीक, करेक्ट, वो आपकी बात ठीक है, पर मैं मोक्ष वाले और ये जितने भी बोलते हैं ना 6 8 12 6 8 12, क्योंकि अकेला 6 अकेला 8 और अकेला 12 कुछ कर ही नहीं सकते जब तक 6 के साथ 8, 6 के साथ 12 जुड़ जाए, या 6 के साथ 8 12 जुड़ जाए, 8 के साथ 12 जुड़ जाए,
उसके अलावा वो नेगेटिव इवेंट देते ही नहीं है। हर इंडिविजुअल हाउस पॉजिटिव ही इवेंट करता है। करेक्ट करेक्ट, एग्रीड एग्रीड। और किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं है तो आज तो हम यहीं एंड करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं, मैं 2 वीडियोस वो अपलोड करूंगा और वो वीडियोस होंगे एक तो राशियों के, जैसे आपको यदि ठीक लगा हो जो मैंने आज समझाया है, मैंने आपको भावों के, आप सभी लोग नॉलेजेबल हैं, सबको पता है, मैंने उसका थोड़ा, मुझे लगता है कि मैंने कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको देने की कोशिश की है। तो उसी तरीके से यदि आपको ठीक लगा हो तो राशियों के मैं दोनों वीडियोस अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं राशियों के बारे में कुछ बताया है मैंने, जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, और राशियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं एक्चुअली ट्रांजिट बताऊंगा, इसके अंदर केपी में ट्रांजिट को कैसे लगाते हैं, और उसके बाद हम 12 हाउसेस की बात करेंगे। तो आज की क्लास को मैं एंड करता हूँ। सभी को नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार सर। ओके सर, थैंक यू।